जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि विदाउट प्रेशर आपको क्या करना है, एग्जाम में बैठना है और एग्जाम को क्रैक करना है। आप लोग बस कंटिन्यूअस कछुए की तरह क्या है कि चलते रहिए, ना तो आपको खरगोश की तरह दौड़ना है और ना तो खरगोश की तरह क्या है कि रुक के थोड़ा सा सो लेते हैं, अभी तो हम पहुंच जाएंगे। जो कछुए की तरह चलता रहेगा वो सफलता आराम से प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस किया था। क्या था वो? बायोटिक सक्सेशन। ठीक है, अब उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी की। आज हम लोग जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं हम, इंडिया में इसका क्या सिनारियो है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंसी के साथ साथ और कुछ कंसेप्ट हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। बायोडाइवर्सिटी की लॉस क्या हो रहा है, ठीक है, कौन से ऐसे कन्वेंशन हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे क्या है कि जैव विविधता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा होगा, बायो का मतलब होता है जैव और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी जैव विविधता। ठीक है, तो जो ये आपका बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, एक विद्वान थे डब्ल्यू.जी. रोजन। तो डब्ल्यू.जी. रोजन नाम की विद्वान ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, अगर ये शब्द एग्जाम में पूछा जाता है किसने प्रयोग किया, तो डब्ल्यू.जी. रोजन महोदय ने किया था। तो ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर कोई जियोग्राफिकल रीजन है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, यानी एनिमल्स हो गए। ठीक है, एनिमल्स में हम और आप भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, आप अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखना है कि कोई गाय है वो एनिमल है और ह्यूमन है तो वो सोशल एनिमल है, लेकिन एनिमल है, किसी एनिमल से कम नहीं है। ठीक है, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे, ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, इनकी जो बहुलता है, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है इनकी प्रजातियां होती हैं, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु पेड़ पौधों की जो बहुलता है, बहुलता जो शब्द है मतलब बहुत अधिक मात्रा में, इस शब्द को हम क्लियरिफाई कर रहे हैं। बहुलता का मतलब केवल संख्या से नहीं हुआ कि अगर यहाँ नीम का पेड़ पाया जा रहा है तो वो ज्यादा है तो वो डाइवर्सिटी हो गया। बहुलता का मतलब हो गया कि जो प्रजातीय विविधता होती है, ठीक है, मतलब इस जो प्रजाति यहाँ पर पाई जाएगी, अगर नीम की पाई जाती है तो नीम के अंतर्गत ही बहुत सारी प्रजातियां पाई जानी चाहिए। ठीक है, पर नीम का हो गया, टीक का हो गया, बरगद हो गया, या किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा हो गया, तमाम प्रकार के जीव जंतु हो गए, जब एक ही स्थान पे पाए जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जैव विविधता। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसकी बहुलता, बहुलता को क्या बोलते हैं? उसी को विविधता बोलते हैं। जो यहाँ बहुलता शब्द लिया गया है, इसका बहुत क्या है, ब्रॉड सेंस में प्रयोग किया गया है कि वो प्रजाति के स्तर पे होंगे। ठीक है, प्रजाति के स्तर का मतलब ये हुआ कि एक प्रजाति में क्या हुआ कि बहुत सारी प्रजातीय भिन्नता होनी है। नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उसमें बहुत प्रकार के आम के पेड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिनेरियो जहां आपको देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि कहीं पर जो जैव विविधता होता है उसका स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है, स्तरीकरण कैसे होता है, कि किसी भी स्थान पे जो अगर जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें विविधता किस किस स्तर की होती है। ठीक है, क्या उनकी संख्या के आधार पर विविधता हम देखते हैं या उनके कुछ और गुणों के कारण विविधता देखते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा कि अब आपने बात किया होगा बीटी कपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बीटी कपास में क्या हुआ है, तो कपास ही आप देखते हैं मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं
तो देखते हैं, या कोई फल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि कोई छोटा है, मान लीजिए आप पंपकिन की बात किए, और कोई पंपकिन क्या है, बहुत ही बड़ा है, तो बोलते हैं हाइब्रिड पंपकिन है तो पंपकिन ही, लेकिन उसमें क्या है, स्पीसीज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि उसके जीन में चेंज किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, जीन में चेंज किया गया है। जैसे बीटी कपास है तो है तो कपास थी, लेकिन वो नॉर्मल कपास से क्या है, अलग है, वो अलग प्रजाति है किसकी, कपास की। तो ये होगी प्रजातीय विविधता। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी विविधता हो सकती है, उनकी संख्या अलग अलग हो। ठीक है, हो सकता है जीन में अलग अलग हो, कोई कारण हो, या कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण उनकी मात्रा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो हम उसी की बात करेंगे कि इनका स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, स्तर कैसा होता है। तो पहला होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जो जीन से संबंधित क्या होती है, विविधता होती है। यानी किसी भी रीजन में जो पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर उसमें विविधता किसके कारण है, जीन में परिवर्तन के कारण विविधता है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक, जैसे मैंने बीटी कपास का उदाहरण दिया, तो यह आपने एक सुना होगा जो है राइस की, जो है गोल्डन राइस की बात की जाती है। गोल्डन राइस में क्या है कि गोल्डन राइस में क्या है कि विटामिन बी की मात्रा ज्यादा है, तो है तो राइस ही, है तो राइस ही स्पीसीज का, लेकिन नॉर्मल राइस से क्या है, भिन्न है। किस रूप में भिन्न है, जीन में इसके क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। इसमें विटामिन बी की मात्रा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अगर ये चावल आप खाते हैं, आपको क्या हो सकता है कि विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिले। जैसे बीटी कपास है तो उसके कपास ही है, लेकिन उसके जीन में से परिवर्तन कर दिया गया है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपास बन गए हैं। तो ये जो विविधता आपको देखने को मिल रही है, ये किसके कारण देखने को मिल रही है, जीन में परिवर्तन के कारण देखने को मिल रही है। तो ऐसे जो विविधता को क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दूसरा सकता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का मतलब क्या हुआ कि कोई जियोग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें क्या है, बहुत प्रकार के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसमें नीम है, सागवन है, ठीक है, आपका जो है टीक का पेड़ है, मैपिल है, चेस्टनट है, ओक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं। तो इनके देखिए कि क्या है, प्रजातीय स्तर पे नीम अलग प्रजाति का हो गया, टीक अलग प्रजाति का हो गया, सीडर अलग प्रजाति का हो गया, ठीक है, महुआ अलग प्रजाति का हो गया। तो इसमें क्या है, प्रजातीय स्तर पर विविधता पाई जाती है। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर के क्या, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रजातीय विविधता बोलते हैं। यानी इनकी संख्या क्या है, यहाँ पर अलग अलग, और किस मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में। किस स्तर पर, प्रजातीय स्तर पर। ठीक है, कोई नीम है एक प्रजाति का, तो कोई क्या है, सेखुआ है यानी आबनूस है, वो अलग प्रजाति का हो गया। तो इसको बोलते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसका कारण क्या है, जो यहाँ पर विविधता है वो जीन में विविधता के कारण नहीं है। यहाँ पर आप पहले देखे थे, वहां पर कपास था, तो कपास कई प्रकार के कपासी थे, लेकिन वहां पर फिर भी विविधता देखने को मिली। कोई लाल कपास, कोई काला कपास, कोई नीला कपास, कोई जो है 2 मीटर का कपास, कोई 4 मीटर का कपास, तो है तो कपास ही, लेकिन उसमें भी क्या देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं। किसके कारण, जीन में परिवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए आम, इमली है, ठीक है, आबनूस है, कोई दूसरा चीज हो गया, आपका दूसरा पेड़ हो गया, ठीक है, टीक हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, यहाँ पर भी क्या है, विविधता है, लेकिन किसके कारण है, अलग अलग प्रजातियों के कारण है। तो इस प्रकार की विविधता को क्या बोलते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, प्रजाति विविधता बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र जो है विविधता। पारिस्थितिक तंत्र विविधता, मान लीजिए इंडिया को ले लेते हैं एग्जाम्पल। इंडिया में आप देखेंगे, ठीक है, कहीं पर देखेंगे बहुत ही आर्द्र एरिया वाला रीजन है, कहीं पर देखेंगे आपका महामरुस्थल है जो है थार डिजर्ट देखेंगे, कहीं पर देखेंगे प्लेन एरिया देखेंगे, ठीक है, कहीं पर आप क्या देखेंगे, पहाड़ी एरिया देखेंगे। यानी पहाड़ी एरिया मतलब कहने का मतलब जो है ड्राई रीजन देखेंगे, तो कहीं पर शुष्क रीजन देखा, कहीं पर ड्राई रीजन देखा, कहीं पर एकदम प्लेन रीजन देखा। तो ये क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे आप चले जाएंगे डिजर्ट एरिया में, आप चले जाएंगे जो है वेस्टर्न घाट में, आप चले जाएंगे पठारी भाग पे, आप चले जाएंगे पर्वतीय क्षेत्र पे। तो जो आपका ये वेस्टर्न घाट है, ये देखेंगे तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आप समझ चुके हैं, यानी यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो उनकी कैटेगरी अलग होगी। आप मरुस्थल में चले जाएंगे तो वहां पर दूसरे जीव जंतु पाए जाएंगे। आप हिमालयन रीजन पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां पर जीव जंतुओं की संख्या, वहां पर जीव जंतुओं का जो नेचर है, व्यवहार है,
वो क्या होगा, अलग होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितनी विविधता है, बहुत सारी विविधता है। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहने का मतलब कहीं पर आपका जो है मरुस्थल है, कहीं पर आर्द्र वाला क्षेत्र है, तो कहीं पर आपका पठारी क्षेत्र है। तो इस तरीके की जो विविधता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता बोलते हैं। ये आपको अच्छे से जानना होगा। अब यहां तक बात हो गई स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे मैपिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी। मैपिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब हुआ कि जैव विविधता का मानचित्रावली। ठीक है, आप ये बताते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक है, यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो जीव जंतु है उनका आवागमन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जीव जंतु आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप शो करेंगे, तो इसके लिए कुछ विद्वान आगे आए और उन्होंने एक मानचित्र तैयार किया और उस मानचित्र के आधार पर बताने का प्रयास किया कि ठीक है 3 चीजें बताई। एक बताया अल्फा बायोडायवर्सिटी, एक बताया बीटा बायोडायवर्सिटी और एक बताया गामा बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो अल्फा बायोडायवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि कहीं पर क्या है, जो आपकी बायोडायवर्सिटी है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बता दिया गया कि यहाँ पर क्या है अल्फा 2 है, यहाँ पर क्या बता दिया गया अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 यानी आप अब ये नहीं बताना है कम या ज्यादा है, आपने इसको क्या कर दिया, एक नाम मान दे दिया, एक संख्या दे दी अल्फा। यानी अल्फा बायोडायवर्सिटी से क्या पता करते हैं कि कहीं पर आपकी जो बायोडायवर्सिटी है वो कम है या ज्यादा है। इसको शो करने के लिए अल्फा बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया गया और एक इंडेक्स निकाला जाता है, अल्फा इंडेक्स। उसी का अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 4 है, जैसा भी उसका जो है काम होता है। आपको केवल इतना जानना है कि अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या दिखाता है कि कहीं पर बायोडायवर्सिटी कम है या ज्यादा है। इसको शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्फा बायोडायवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। बीटा बायोडायवर्सिटी क्या होता है, मान लीजिए क्या है, ये 2 जो है बायोजियोग्राफिकल रीजन है। अब इस बायोजियोग्राफिकल रीजन से इसमें कितने कितने जंतु आ रहे हैं, यानी जंतुओं का जीव जंतु आवागमन हो रहा है। ठीक है, जीव जंतुओं का जो आवागमन हो रहा है कितना हो रहा है, इसको शो करने के लिए बीटा बायोडायवर्सिटी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। तीसरा है गामा बायोडायवर्सिटी इंडेक्स। क्या है, गामा बायोडायवर्सिटी इंडेक्स। तो गामा बायोडायवर्सिटी इंडेक्स क्या शो करता है कि जो भी आपके जियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत जीव जंतु पाए जाते हैं ये आपस में कितना इंटरेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, पर्यावरण से कितना इंटरेक्शन करते हैं, उसको शो करने के लिए गामा बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया जाता है। यानी जीव जंतु आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अंतर संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसको दिखाने के लिए क्या है कि आपको गामा बायोडायवर्सिटी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये रहा पूरा बायोडायवर्सिटी का सिनारियो। अब हम लोग ये देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का सिनारियो कैसा है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है, उसका वितरण कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ से भी एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 4 स्थान देकर कि कहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक है, कहाँ पर उससे कम है और कहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी का वितरण दिखाने के लिए हमने 4 जो है इसको 4 भागों में बांटा है। पहला आपका मोस्ट बायोडायवर्सिटिकल रीजन, जहां पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा है मोर का मतलब हुआ मोस्ट से थोड़ा सा कम। तीसरा है लो बायोडायवर्सिटिकल रीजन, यानी तीसरे स्थान कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर कम मात्रा में क्या है जैव विविधता पाई जाती है। और एक स्थान है वेरी लो का मतलब क्या हुआ है, जहां पर बहुत ही कम मात्रा में जो जैव विविधता पाई जाती है, लगभग ना के बराबर। तो पूरे विश्व में जो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उसके 4 रीजन हैं, जिसमें पहला क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर है, ठीक है, आप लोग जो है आसानी से इसको मैप में देख सकते हैं। इसके बाद जब हम बायोम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ की बायोडायवर्सिटी पूरे विश्व में सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान भी हमेशा ज्यादा होता है, ये इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, पोषण जो है न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है क्या है पाए जाते हैं, इसलिए बाहर से यहाँ पर जीव जंतु आकर क्या करते हैं स्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक क्या पाई जाती है बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। दूसरा है आपका कोरल,
ठीक है। कहीं पर अगर कोरल रीफ होता है तो वहां पर बायोडायवर्सिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। लगभग जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उतने के बराबर ही कोरल रीफ जहां पाए जाते हैं वहां पर बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ जब हम पढ़ रहे थे ओशनोग्राफी तो उसमें अच्छे से समझा था कि क्या होता है और वहां पर जो है बायोडायवर्सिटी कितनी अधिक ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, ओशन का रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओशियानिक रेन फॉरेस्ट, यानी सामुद्रिक वर्षा वन। किसके कारण? इसकी बायोडायवर्सिटी के कारण। तीसरा है जो वेटलैंड होते हैं, यानी जो आर्द्र भूमियां होती हैं। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? एक ट्रांजिशन जोन होता है स्थल और जल के, आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। आर्द्र भूमियों के बारे में अलग से एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में कितनी है, वर्ल्ड में है कितनी है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो आर्द्र भूमियां होती हैं इनकी भी बायोडायवर्सिटी को किसके अंतर्गत रखा जाता है? सबसे अधिक के अंतर्गत रखा जाता है। अब आइए दूसरा रीजन देखते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी पहले वाले रीजन से थोड़ा सा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें दुनिया में जितने भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं, चाहे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात किया जाए या टेम्परेट ग्रासलैंड की बात किया जाए, तो इनकी बायोडायवर्सिटी इनकी तुलना में थोड़ा सा कम होती है। जैसे सवाना हो गया, प्रेरी हो गया, स्टेपी हो गया, पंपाज हो गया और डाउन्स हो गया। ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं जहां की बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बिल्कुल ही जो है कम पाई जाती है इन दोनों की तुलना में। वो कौन से रीजन हैं? जितने भी डिजर्ट हैं, चाहे वो कोल्ड डिजर्ट हो चाहे वो हॉट डिजर्ट हो, दोनों डिजर्ट की बायोडायवर्सिटी बहुत ही कम पाई जाती है। और तीसरा है टाइगा रीजन, जो टुंड्रा के थोड़ा सा दक्षिण एरिया में रहता है। और एक हो गया सबसे कम जहां पर ना के बराबर, क्या हो गया? टुंड्रा रीजन। ठीक है। अब जो है अगर इसको मैप पे प्लॉट किया जाए तो मैप पे प्लॉट करने के बाद इस पे आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपकी बायोडायवर्सिटी बहुत ही कम होती जा रही है। इसका मतलब जो बायोडायवर्सिटी कम क्यों हो रही है, ये डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे। जैसे आपका क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, आपका क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया। यानी जैसे जैसे आप 0 डिग्री के पास रहते हैं आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। क्लाइमेट यहाँ पे जो रहती है वो कैसी रहती है? हॉट क्लाइमेट रहती है, वर्षा बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊपर रीजन में जाते हैं, टुंड्रा रीजन में चले जाए या डिजर्ट में जाते हैं, टाइगा रीजन में जाते हैं, यहाँ की क्लाइमेट काफी हार्श है, यहाँ पर रहने लायक निवास स्थान नहीं है। ठीक है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, तो रहने योग्य नहीं, इसलिए वहाँ पर बायोडायवर्सिटी ना के बराबर है। ये भी इससे पता चल पाता है। ठीक है। तो ये पूरे विश्व में रहा बायोडायवर्सिटी का वितरण। इसी क्रम में हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में, आपके भारत में बायोडायवर्सिटी का सिनेरियो क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी देखो वहां पर यही बात किया जाता है कि इंडिया क्या है? विविधता से भरा हुआ देश है। ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी भी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। ठीक है। सभी प्रकार की रिलीफ पाई जाती है इंडिया में। इंडिया जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे वो फौना की बात किया जाए या फ्लोरा की बात किया जाए। इंडिया बहुत ही विविधताओं वाला देश है, इतनी विविधता वाला देश है कि आप यहाँ पर एक ही टाइम पे सर्दी का आनंद ले सकते हैं और उसी टाइम पे आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो गर्मी का भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है। आपके पास समुद्र भी है और आपके पास स्थल भी है। इतना अच्छा लोकेशन है आपका कि शायद ही दुनिया में कोई देश है जिसके लोकेशन इतना अच्छा है। ठीक है। पढ़ेंगे इंडिया के बारे में तो हम लोग जानेंगे। तो इंडिया में अगर बायोडायवर्सिटी की बात किया जाए, क्या है? रिच है, धनी है, संपन्न है। ठीक है। यानी जहां पर जो प्रजाति पर जो विविधता पाई जाती है, चाहे बात किया जाए वो फौना की या बात किया जाए फ्लोरा की, यानी या जीव जंतु की बात किया जाए या बात किया जाए पेड़ पौधों की, तो यहाँ पर उसकी जो विविधता है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। कैसे ज्यादा है आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत का जो एरिया है पूरे विश्व का है, लेकिन अगर यहाँ बायोडायवर्सिटी की बात किया जाए तो पूरे विश्व की बायोडायवर्सिटी की यहाँ पर कितना परसेंट है? 8% है। कहीं कहीं पर ये 7 से 8% भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भारत में जो विविधता है वो दुनिया की कितनी परसेंट है। यानी क्षेत्रफल तो मात्र 2.4% है, लेकिन जैव विविधता कितनी है? 7 से 8% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो जैव विविधता है वो कितना जो है ज्यादा है। एक बात, दूसरी बात है पूरे विश्व में कितने हैं? 36 है। ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं?
हॉट स्पॉट उन रीजन को कहा जाता है जहां की जो बायोडायवर्सिटी होती है बहुत ही रिच होती है, लेकिन उस पे संकट का बादल छाया हुआ है। ठीक है, यानी बहुत जो बायोडायवर्सिटी जिसकी बहुत क्या होती है, रिच होती है, उन एरिया को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। हम आगे देखेंगे कि हॉट स्पॉट क्या होता है, तो वहां पर और अच्छे से बात करेंगे। यानी दुनिया में अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 36 हॉट स्पॉट हैं। उस 36 में से आप अंदाजा लगा सकते हैं 4 हॉट स्पॉट कहां पर हैं, इंडिया में हैं। यानी पूरे दुनिया में 36 हैं हॉट स्पॉट, और भारत में कितने हैं, उन हॉट स्पॉट में से 4 हॉट स्पॉट अकेले भारत में है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी हमारे यहाँ रिचनेस है बायोडायवर्सिटी में। दूसरी बात किया जाए, जिसमें 17 ऐसे देश हैं जिनको मेगा बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। मेगा बायोडायवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो विविधता है बहुत ही अधिक है। इन 17 मेगा बायोडायवर्सिटी में से इंडिया भी क्या है, एक देश है। यानी पूरे विश्व में 17 है, उसमें इंडिया भी एक मेगा बायोडायवर्सिटी क्या है, कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लगभग 100 क्या है, 100 होप स्पोर्ट्स हैं। होप स्पोर्ट्स कौन से स्थान होते हैं, ये समुद्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां की बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और उनको अब क्या है, संरक्षण करने की जरूरत है। हम आगे देखेंगे, अच्छे से डिटेल में इसको देखेंगे। तो दुनिया में 100 होप स्पोर्ट रीजन है, जिसमें से 2 इंडिया के पास भी है इन 100 में से। तो आप तुलना देख सकते हैं कि भारत की जो बायोडायवर्सिटी है वो कितनी ही रिच है। यहाँ पर जो हॉट स्पॉट भी है, यहाँ पर होप स्पॉट भी है। इंडिया खुद एक मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो विविधता है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये रहा पूरा जैव विविधता का सिनारियो। अब जो है इसमें कुछ और बातें करनी है, जैसे हॉट स्पॉट क्या होते हैं, होप स्पॉट क्या होते हैं, जैव विविधता का जो है क्षरण के कारण क्या है। वर्तमान समय में बहुत सारी जैव विविधता ह्रास हो गई है। इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।